हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। कल यानी कि 25 दिसंबर को बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आप आरबीएल बैंक के शेयर होल्डर हैं या डिपॉजिटर हैं तो क्या आपको इस इन डेवलपमेंट से घबराने की जरूरत है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैंक में हुई लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो कल यानी कि क्रिसमस का दिन आरबीएल बैंक के लिए काफी बिजी रहा। बैंक में दो की डेवलपमेंट हुई। पहली डेवलपमेंट ये थी कि आरबीआई ने मिस्टर योगेश दयाल जो कि आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में चीफ जनरल मैनेजर हैं, उनको आरबीएल बैंक के बोर्ड में एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया। और अगर योगेश दयाल जी की बात की जाए तो इससे पहले ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में काम कर चुके हैं। इसके बाद लेटर इन द डे बैंक में दूसरी डेवलपमेंट आई जबकि बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि जो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ थे विश्ववीर आहूजा, जो कि एक वेटरन बैंकर हैं, वो इमीडिएट इफेक्ट से छुट्टियों पे चले गए हैं। और इसके बाद आरबीएल बैंक ने बताया कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो राजीव आहूजा हैं, उनको इंटरिम एमडी और सीईओ बना दिया है सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। और अगर राजीव आहूजा जी की बात की जाए तो ये भी एक बैंकिंग वेटरन है और इससे पहले सिटी ग्रुप, बैंकर्स ट्रस्ट, डॉइश बैंक वगैरह में काम कर चुके हैं। हालांकि इन दोनों डेवलपमेंट पे आरबीएल बैंक या आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है, लेकिन जो इंडस्ट्री के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट किया है और उसके बाद एमडी एंड सीईओ छुट्टी पे भी चले गए हैं। तो जानकार ये मान रहे हैं कि शायद आरबीआई क्लोजर स्क्रूटनी चाहता है बैंक पे, यानी कि इनकी एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करना चाहता है। आरबीआई को लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के इशू हैं या गवर्नेंस इशू दिख रहे हैं आरबीआई को, या इवन दोनों भी हो सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मूव के पीछे का कारण क्या हो सकता है, हालांकि आरबीआई या आरबीएल बैंक ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि एक कारण हो सकता है कि ये डिस्क्लोजर रिलेटेड हो, यानी कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स के लिए कि उनको कुछ डिस्क्लोजर करने होते हैं वो ठीक से नहीं किए जा रहे हैं। या ये कोई पर्सनल इंटीग्रिटी का भी इशू हो सकता है जिसमें कि कोई बैंक का सीनियर एम्प्लॉय कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अगर बात की जाए तो अर्लियर दिस ईयर आरबीएल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मांगा था कि इनके जो एमडी और सीईओ हैं आहूजा जी, उनका जो टेन्योर है वो 3 साल से एक्सटेंड कर दें। लेकिन आरबीआई ने सिर्फ 1 साल की इनको परमिशन दी थी, यानी उन्होंने बोला था कि 30 जून 2021 से 1 साल तक जो आहूजा जी हैं वो अपने एमडी और सीईओ के पद पे रह सकते हैं। और इससे लगता है कि आरबीआई को कुछ ना कुछ दिख रहा था और वो सतर्क थे, तभी उन्होंने बैंक की रिक्वेस्ट को नहीं माना था 3 साल की। क्योंकि अगर आहूजा जी की बात की जाए तो वो अभी 62 ईयर्स के आसपास हैं, तो यानी कि उनके पास हेड रूम है कि वो आने वाले 8 साल तक एटलीस्ट, जब तक कि वो 70 के नहीं हो जाते, वो कंटिन्यू कर सकते थे। और अगर आहूजा जी की बात की जाए तो वो बैंकिंग वेटरन है। आरबीएल से पहले वो बैंक ऑफ अमेरिका में एमडी और सीईओ थे 2001 से 2009 के पीरियड में। और उन्होंने जब आरबीएल बैंक को ज्वाइन किया तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें करी, जैसे कि पहले पहले तो इनका जो रत्नाकर बैंक से आरबीएल बैंक में ट्रांजिशन था वो इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने इसको एक प्राइवेट सेक्टर में एक फास्ट ग्रोइंग बैंक बनाया। और इसके अलावा 2013 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के जो बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को भी इस बैंक ने एक्वायर किया, वो भी इन्हीं के टेन्योर में किया गया था। और अब अगर हम बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन और रेटिंग एजेंसीज का क्या कहना है उस बारे में अगर बात करें, तो एक रेटिंग एजेंसी के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अभी तक तो उन्होंने आरबीएल बैंक की जो रेटिंग थी, आउटलुक था, उसको स्टेबल रखा हुआ था। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद वो दोबारा से उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसकी रेटिंग में कोई फर्क पड़ता है इस मूव के बाद या नहीं। और अगर बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात की जाए तो बैंक के जो प्रॉफिट है वो बुरी तरह इंपैक्ट हुए थे सेकंड क्वार्टर, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर था उसमें, क्योंकि इनके प्रोविजन बहुत ज्यादा बड़े थे। बैंक के जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट हैं और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट दोनों ही पिछले क्वार्टर से बढ़ के 5.4% और 2.14% हो गए थे। इन्होंने पिछले एक क्वार्टर में ये 0.41% से इनका जीपीए बढ़ा था, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, और 0.13% से इनका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़े थे।
और अगर 2021 की बात की जाए सेम क्वार्टर की यानी कि सेकेंड क्वार्टर की, तो इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए तब 3.34% और 1.38% थे, यानी कि अभी के जो लेटेस्ट एनपीए नंबर हैं उससे काफी बेटर थे। लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि सिर्फ एनपीए के बढ़ने से आरबीआई ऐसा स्टेप लेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी डेवलपमेंट सुनने को मिले, क्योंकि आरबीआई नॉर्मली जब ऐसे स्टेप लेता है तो वो कॉशियस होता है, यानी कि वो सावधान रहता है कि कहीं रिटेल इन्वेस्टर घबरा ना जाए, डिपॉजिटर घबरा ना जाए। तो ग्रेजुअली अपने स्टेप्स लेता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कुछ और डेवलपमेंट देखें इस मामले में। और इससे पहले अगर दिसंबर 2020 की बात की जाए तो आरबीएल ने 1556 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी थी थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तब तक यानी कि बैंक का सब कुछ ठीक चल रहा था, इनको अच्छा खासा पैसा मिला था मार्केट से। लेकिन सितंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो 93% गिर करके 9.7 करोड़ रह गया था। और उसमें मेन रीजन था जो इनके प्रोविजन बढ़े थे, 33% राइज देखा गया था इनके प्रोविजन में। और इससे पहले अगर फर्स्ट क्वार्टर की भी बात करी जाए, जबकि कोविड की सेकेंड वेव का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रखा था, तब बैंक ने 459 करोड़ का एक क्वार्टर में लॉस दिखाया था। और अब अगर बात की जाए कि क्या हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हो चुका है जबकि आरबीआई ने अपने लोगों को किसी बैंक के बोर्ड पे अपॉइंट किया हो, तो जी हाँ, पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे धनलक्ष्मी बैंक जो कि पहले लक्ष्मी विलास बैंक होता था, या यस बैंक, इनके केसेस में भी ऐसा हुआ था जबकि आरबीआई ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इनके बोर्ड पे एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया था। हालांकि उन दोनों ही केसेस में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि दोनों ही बैंकों में गवर्नेंस के कंसर्न थे और इनके फाइनेंसेस काफी बुरी हालत में थे। और अब अगर हम बात करें कि भाई आरबीएल बैंक का क्या कहना है इस बारे में, जो इतना टेंशन हो रही है इन्वेस्टर्स के बीच में, तो आरबीएल बैंक ने कुछ बोला है। तो इन्वेस्टर को शांत करने के लिए आरबीएल बैंक ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि भाई उनका जो बिजनेस है वो एज यूजुअल चल रहा है। रादर उनका जो बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी है वो इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखा रही है। हालांकि जो ट्रेड यूनियन है यानी कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, वो थोड़े से इस बात से चिंता में है, और उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला सीतारमन जी को, एक लेटर भी लिखा है। और उन्होंने उसमें बताया है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज हैं ट्रेड यूनियंस के, वो वरिड हैं, कंसर्न्ड हैं जो डेवलपमेंट हुई हैं आरबीएल बैंक में। और जैसे कि विश्ववीर आहूजा जी सडनली छोड़ के जा रहे हैं, वो छुट्टियों पे चले गए हैं। उसके अलावा एक एडिशनल डायरेक्टर को, मिस्टर दयाल जी को अपॉइंट किया गया है। तो ऐसा लगता है कि बैंक में हर चीज ठीक नहीं चल रही है। और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो बैंक है वो ओवर इंडल्ज हो रहा है अपने रिटेल क्रेडिट में, माइक्रो फाइनेंसिंग में और क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, और इसमें वो अपने लगभग हाथ जला रहा है। और इसकी वजह से इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं। तो ये ट्रेड यूनियंस ने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, तो देखना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर इस पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। और अब अगर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भाई अभी के लिए बहुत ही जल्दी होगा किसी भी निर्णय पे पहुंचना कि भाई आरबीआई ने अपना एक्शन क्यों लिया है या सीईओ क्यों छुट्टी पे गए हैं। लेकिन हमें इसके ऊपर एक नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट निकल के आएंगी। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए डिपॉजिटर की, यानी कि आप अगर आरबीएल बैंक के डिपॉजिटर हैं, आप इसमें काफी पैसा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इससे पहले यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में ऐसा इशू हुआ था जहां पे मॉरेटोरियम लगाया गया था, यानी कि कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। लेकिन अल्टीमेटली वो जितने भी डिपॉजिटर थे वो अपना पूरा पैसा निकाल पाए थे, उनका कोई भी लॉस नहीं हुआ था। तो ऐसा ही अगर इधर वर्स्ट केस सिनारियो में सिचुएशन बिगड़ती भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पैसे को कोई नुकसान होगा। हालांकि पीएमसी बैंक एक एक्सेप्शन था जिसमें कि लोग अभी तक पैसा नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा बैंक था। आरबीएल बैंक का ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो में भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कुछ दिक्कत आए, लेकिन अल्टीमेटली आपके पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि अगर आप आरबीएल बैंक के शेयर होल्डर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आरबीएल बैंक की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इनके शेयर प्राइस की, तो पिछले 3 सालों में इन्होंने 69% की नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक साल में 21% की नेगेटिव रिटर्न, और पिछले एक महीने में भी इनका शेयर 13% से ज्यादा गिरा है। हालांकि टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 230 बताते हैं, हायर साइड पे 305 और लोअर साइड पे 131।
जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी वो 173 पे हुई थी, तो उसके हिसाब से इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई है और ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इनके फंडामेंटल्स को देखें तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप बैंक है, 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका पी रेशो अभी ज्यादा सेंस नहीं बनाता है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इनको काफी लॉसेस हुए थे, सेकंड क्वार्टर में बहुत ही माइनर प्रॉफिट हुआ है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो भी लोअर साइड पे है। तो मेरी पर्सनल अगर ओपिनियन पूछी जाए कि इनके शेयर के साथ क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि कल जब मार्केट खुले तो इनका शेयर एक बार के लिए काफी नीचे गिर सकता है इस न्यूज के बेसिस पे, अनलेस कि कोई और क्लैरिफिकेशन आ जाए मार्केट खुलने से पहले, तो मुझे लगता है कि शायद इसका शेयर रिएक्ट करे नेगेटिवली। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि अभी आपको इससे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती कि आगे बैंक के साथ क्या होने वाला है, तब तक इसमें घुसना नहीं चाहिए। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रहना चाहते हैं तो इस टाइम पे सभी जो भी टॉप बैंक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक या एक्सिस, उनमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, तो आप उसमें ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। और अगर आप ऑलरेडी आरबीएल बैंक के शेयर्स होल्ड करते हैं तो भी मुझे लगता है कि कोई नी जर्क रिएक्शन दिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कल इसका शेयर काफी गिरे, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है और बैंक की तरफ से क्या आता है। हो सकता है कि ये इतनी बड़ी टेंशन की बात ना हो जितना कि स्पेकुलेट की जा रही है, तो उस केस में इनका शेयर हो सकता है वापस रिकवर कर जाए। तो कल इमीडिएटली तो नहीं, मेरे ख्याल से इसमें नी जर्क रिएक्शन दिखाना चाहिए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ पॉजिटिविटी होती है, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, उसकी वजह से इनका शेयर अगर बढ़ता है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली अगर आप रीजनेबल प्रॉफिट में है या इवन लॉस में नहीं है, तो आपको अभी के लिए इस बैंक से निकल जाना चाहिए। क्योंकि हिस्टोरिकली जब यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में भी सिचुएशन खराब हुई तो वो इन्हीं स्टेप से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में चल करके उनके शेयर प्राइस को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया था। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।